Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, I have discussed about the first law of motion that you know as law of inertia. Now, in that we have discussed about types of inertia, that is inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction, and what are the implications of inertia. Now we will do the second law of motion, that is Newton's second law of motion. Now, what does it state? What does Newton's second law of motion states? The force acting on a body is directly proportional to the product of the mass of the body and the acceleration produced in the body by the force. What it says कि जो भी फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई भी फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के. ऑब्वियसली इनर्शिया और मास डायरेक्टली लिंकअप था कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा आपको इनर्शिया लगाना पड़ेगा, उतना ही ऑब्जेक्ट इनर्शिया लगाएगा. क्यों? क्योंकि आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी. वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी and the acceleration produced in the body by the force. Means F is directly proportional to mass into acceleration. Now we will derive this equation. The first is experimentally it has been found that the acceleration produced in a body, जो भी acceleration produce हो रही है, acceleration क्या था आपका change in velocity with respect to time. नाउ जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है आपकी बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अनबैलेंस्ड फोर्स के अकॉर्डिंग, ओके, अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी. नाउ जस्ट सी, acceleration produced in a body is directly proportional to the force applied of the body on the body और acceleration inversely proportional है मास के. ओके, नाउ कंबाइनिंग दीज टू, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं हमारे पास क्या आएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी अपॉन में मास ऑफ द बॉडी. अब क्या होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इनटू मास ऑफ द बॉडी, सॉरी, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी is directly proportional to force applied on the body and mass upon में and mass of the body, ये लिखा हुआ है आपके पास. अब हमने क्या किया, हमने मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, राइट हैंड साइड फोर्स बचा. वही इसने यहाँ पे बोला है द रिलेशनशिप कैन बी रिटर्न एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज एग्जैक्टली योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass into acceleration. So this relationship between a force acting on a body, its mass and the acceleration produced in the body by this force is Newton's second law of motion. अब इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करें तो फोर्स क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is directly proportional to the product of the mass of the body and the acceleration produced in the body by the force. The force acts in the direction of acceleration. The most important point is जो force है हमेशा acceleration की direction में होता है. See, if the force acts on a body of mass m produce an acceleration a in the body, so Newton's second law of motion क्या देगा कि force is directly proportional to mass into acceleration. अब हम proportionality sign remove करने के लिए और इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हमने एक कांस्टेंट ऐड किया. कांस्टेंट इज योर के एंड इस के की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ओके, वेयर के इज अ कांस्टेंट. नाउ व्हाट विल हैपन, इट वाज डिफाइंड एज कि फोर्स यूनिट 1 यूनिट ऑफ फोर्स लग रही है आपकी, मास 1 यूनिट है, एक्सेलरेशन 1 यूनिट है. सो फोर्स क्या होगा आपके पास, दैट इज 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर एक्सेलरेशन, गिव्स यू 1 न्यूटन. क्यों, अब यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास के की वैल्यू क्या आई, 1, ठीक है. और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि के की वैल्यू क्या ली हमने यहाँ पे 1, तो कैसे आई आपको ये चीज़ यहाँ पे पता चल गई. नाउ द मैथमेटिकल फॉर्म क्या है आपकी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे हमने के क्यों नहीं लिखा, बिकॉज के की वैल्यू क्या है 1. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द सेम रिजल्ट. That's why we don't have written k over there.
नाउ नेक्स्ट इज योर मोमेंटम। जब भी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक नई टर्म आती है, दैट इज योर मोमेंटम। तो व्हाट इज अ मोमेंटम? मोमेंटम क्या है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मीन्स एक प्रॉपर्टी, एक बॉडी जो मूव कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी है जिसमें उसका मास और उसकी वेलोसिटी दोनों ही कंसिडर की जाती है। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी, प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है मास का एंड वेलोसिटी का, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। एंड मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से, स्मॉल पी। नेवर राइट कैपिटल पी, हमेशा स्मॉल पी इज योर मोमेंटम। सो मैथमेटिकली हम देखें तो मोमेंटम क्या हुआ? मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, so we can write it as momentum is your p equals to mass is your small m and velocity is your v. ओके, अब यहाँ पे क्या कहता है कि मोमेंटम जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? वेक्टर का मतलब क्या था कि जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, यही पढ़ा था हमने मोशन में। ठीक, अब वेक्टर यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? वेलोसिटी। एंड आपको पता है वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको वेक्टर क्वांटिटी देगा। दैट्स वाई यहाँ पे मोमेंटम क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। दस द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इसलिए मोमेंटम ऑफ अ बॉडी में मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। मोमेंटम एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब तो ऑब्वियसली बात है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम काउंट किया जाएगा। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट न्यूटन यूज द टर्म क्वांटिटी ऑफ मोशन फॉर मोमेंटम। तो अगर आपको कहीं पे भी मोमेंटम की जगह क्वांटिटी ऑफ मोशन लिखा जाए तो दैट इज नोन एज मोमेंटम। सो समटाइम्स मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। नाउ व्हाई इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन? क्वांटिटी इसकी कितनी वैल्यू है, एंड वैल्यू कब आती है? जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, मोशन डायरेक्शन आ गया वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वांटिटी ऑफ मोशन और मोमेंटम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। नाउ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, यही बताया था अभी हमने आपको। So the units of momentum depends on the unit of mass and velocity. Okay. Now thus units of momentum क्या है आपका? Units of mass into units of velocity, यही होएगा। SI यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? SI यूनिट ऑफ मास इंटू SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब मास की SI यूनिट आपकी किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है। सो आपने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई किया, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, सो kg मीटर पर सेकेंड बन गया ये। अब हमने क्या किया? kg मीटर पर सेकेंड लिखा। कैसे? kg मीटर सेकेंड इनवर्स। आपको जो ऊपर -1 दिख रहा है, दिस -1 मीन्स वो पर सेकेंड है, मीन्स मीटर अपॉन सेकेंड है। तो कहीं पे भी अगर -1 लिखा तो दैट मीन्स वो रेसिप्रोकल में है। ओके, I hope this is clear कि what are the SI unit of momentum, that is kg मीटर पर सेकेंड। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था। ओके, अब उसके बाद हमने पढ़ा मोमेंटम। मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी, यही पढ़ा हमने। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे रिलेट करते हैं आपस में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका? ये बेसिकली रिलेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स का एंड मोमेंटम का क्या रिलेशन है हम आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे। फोर्स क्या आपका? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, यही था आपका। ओके, नाउ अब फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, मास m, और जिसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है a। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स F है, एक बॉडी पे एक्ट कर रही है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब जब चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही चीज़ आएंगी। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन क्या डाला? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में
टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब हमने क्या किया, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी। बेटा यहाँ पे स्टेप्स बेसिकली रिमूव करते हुए दिखा रहे हैं, बट आप सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप करोगे। जैसे आपके पास पहले वाला स्टेप था फाइनल, जस्ट मिनट, आपके पास पहला स्टेप ये था चेंज इन वेलोसिटी था, देन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, आप ये वाला स्टेप लिखेंगे। देन आप नेक्स्ट स्टेप में फाइनल वेलोसिटी पुट करेंगे एंड इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे अपॉन में टाइम टेकन इज टी, आपने ये पुट किया, दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब आपको पता है कि आपने F इक्वल्स टू एम इंटू ए पढ़ा था। ओके, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, आपने वो पुट कर दी। अब हम इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं, m को v से और m को u से, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन में t हो गया। ओके, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या होगा, अब यहाँ पर आपके पास जब चेंज इन वेलोसिटी आया, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे चेंज इन इनिशियल मोमेंटम भी आएगा और आपके पास यहाँ पे फाइनल मोमेंटम भी आएगा और इनिशियल मोमेंटम भी आएगा। सो जब फाइनल और इनिशियल मोमेंटम आ गए, दैट मीन्स कि वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हो गया। ठीक, सो फाइनल मोमेंटम क्या होगा आपका, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। नाउ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी आएगा, और इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टी। अब ये चीज़ कैसे आई, हमने थर्ड इक्वेशन आपको दिख रही है लिखी बॉक्स में, रेड कलर के बॉक्स में, वहाँ पे लिखा है फोर्स इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। एम वी क्या था आपका, फाइनल मोमेंटम, तो पी फाइनल लिख दिया हमने वहाँ पे, और एम यू क्या था आपका, इनिशियल मोमेंटम, तो हमने वहाँ पे इनिशियल मोमेंटम लिख दिया, पी इनिशियल लिख दिया अपॉन में टी लिख दिया। ओके, अब इससे क्या आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम हो गया बॉडी के अंदर अपॉन में टाइम टेकन। सो जब भी किसी चीज़ में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या काउंट किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो जहाँ पे भी चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम आया, या हम क्या पढ़ते थे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रेट ऑफ चेंज आता था। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी अपॉन में टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू फोर्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, जो रेट है आपका मोमेंटम के चेंज का, इज इक्वल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। व्हाई इट इज अनबैलेंस्ड, बिकॉज वहाँ पे वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पे फोर्स भी अनबैलेंस्ड होगी। सो इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ओके, so this is the derivation of relation between change in momentum and the law of second law of motion. Now see the direction of force and motion. Now force क्या था आपके पास, mass into acceleration. okay, mass into acceleration आया। अब यहाँ पे m क्या है, स्केलर क्वांटिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। सो रिलेशनशिप क्या आएगा आपके पास, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव आएगी। ठीक, देयरफॉर बोथ एफ एंड ए, मास का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है यहाँ पे, इम्पैक्ट किसका है, एक्सेलरेशन का और फोर्स का। ठीक, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव आएगी। ठीक, सो देयरफॉर बोथ एफ एंड ए हैव द सेम डायरेक्शन, दैट इज द बॉडी एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी अपनी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी, दैट इज द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी एट रेस्ट, जब आपकी बॉडी रेस्ट पर होगी तो वो मूव उस डायरेक्शन में करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था वहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था आपने पहले बॉल थ्रो की थी
तो वो राइट टू लेफ्ट जा रही थी, ठीक। बट जब बैट्समैन ने उसे हिट किया था वो लेफ्ट टू राइट जा रही थी। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो लेफ़्ट टू राइट फोर्स लगा रहा था तो बॉल भी लेफ़्ट टू राइट ही मूव कर रही थी। ओके, सी बॉल थी, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई लेफ़्ट टू राइट में, ठीक, तो वो लेफ़्ट टू राइट ही मूव कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी आ गया। Hence here the force acts in the direction of motion of the body, so acceleration is positive. Okay, so नेक्स्ट केस क्या आता है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मीन्स बॉडी रिटार्डेशन में है, और बॉडी रिटार्डेशन में दैट मीन्स ए नेगेटिव हो गया, और अगर ए नेगेटिव है तो एफ भी नेगेटिव होगा, बिकॉज मास तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मास में तो कोई चेंज है ही नहीं ना, तो मास तो स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपका फोर्स भी नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स कि वहाँ पर आपकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉल को सेट रोल किया ऑन अ फ्लोर, स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो रुक गई, दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन। या आप सबको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तभी तो बॉल रुक गई आपकी। सो दैट मीन्स कि वहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन आ गया, दैट्स वाई वहाँ पे फोर्स क्या होगी, नेगेटिव हो गई। सी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉल अपने आप रुक गई यहाँ पे, दैट मीन्स कि नीचे की तरफ अगर आपकी बॉल लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही थी बट फ्रिक्शन फोर्स राइट टू लेफ्ट जा रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे बॉल रुक गई एंड फोर्स नेगेटिव बन गई, बिकॉज वहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट यूनिट्स ऑफ फोर्स। नाउ द फर्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हेन F इक्वल्स टू m इंटू ए, ये हम सबको पता है, ठीक है। नाउ वन यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, वन यूनिट ऑफ मास इंटू वन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो अगर कोई आपको बोलता है डिफाइन अ यूनिट ऑफ फोर्स, मीन्स वन यूनिट आपको एक्सप्लेन करना है, तो क्या होगा, जब एक यूनिट का मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे या एक यूनिट ऑफ मास आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स आपके पास एक यूनिट ऑफ फोर्स तब आएगा जब एक यूनिट मास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा एक यूनिट की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज़ योर वन यूनिट ऑफ फोर्स। सो अब ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका मास एक्सप्रेस होगा किलोग्राम्स में एंड एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो अब हमारे पास ऐसा यूनिट क्या आएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये वो यहाँ पे डिराइव करके दिखा रहा है आपको। So the SI unit of force is that much force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. So इससे क्या हुआ, अब आपको पता है कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। So SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, न्यूटन, और सिंबल क्या है न्यूटन का, कैपिटल N। So that's why it is known as Newton's law of motion, और उसी के नाम पे हमने यूनिट रखी है आपकी न्यूटन। Thus 1 Newton equals to 1 kg into 1 meter per second square. Now this is your SI unit. तो अब आपको पता है कि हमेशा SI के अलावा अदर यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है, जिसको हम CGS यूनिट्स बोलती हैं, दैट इज़ योर डाइन। सो अगर आपके पास सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है तो हम उसे CGS यूनिट बोलते हैं। फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, डाइन। क्या होती है, डाइन। So 1 gram, that is 1 dyne equals to 1 gram into 1 centimeter per second square, यही आएगा आपके पास, ठीक। So ग्राम फोर्स क्या हो गया, इट इज़ द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन द CGS सिस्टम, दिस इज डिनोटेड एज GF, ठीक। 1 ग्राम ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ मास इंटू 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई इट इज़ 981 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको पता है हमने फर्स्ट जब मोशन पढ़ा था हमने कहा था कि हम वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो इनटू 100 करेंगे, दैट विल बिकम 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर यहाँ तक। 981 इंटू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया,
दैट इज वो 1 डाइन के बराबर हो गया, दैट इक्वल्स टू 981 डाइन। ओके, दैट मीन्स अगर 1 किलोग्राम फोर्स की बात की जाती है, मतलब एसआई यूनिट की बात की जाती है, तो वो किसके बराबर होगा, 1 kg इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो बेसिकली 1 डाइन आपका 9.81 न्यूटन के बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा आपके ये मोमेंटम से रिलेटेड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाई डज द फील्डर पुल हिज आर्म बैक व्हाइल ट्राइंग टू स्टॉप और कैच अ क्रिकेट बॉल। हमने मोमेंटम पढ़ा, अब मोमेंटम में एक्चुअली क्या इम्पैक्ट जनरेट होता है वो उसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक फील्डर है, जब एक बॉल कैच करता है तो वो अपने हैंड्स को पीछे लेके जाता है। सी अब गेम ऑफ, देखो फील्डर ने हाथ पीछे लिए। इन द गेम ऑफ क्रिकेट अ फील्डर स्टॉप्स कैचेस अ बॉल बाय ग्रेजुअली पुलिंग हिज हैंड बैक अलॉन्ग विद द बॉल। जैसे जैसे बॉल आएगी वो वैसे उससे अपना हैंड पीछे लेके जाता है। क्यों? इससे क्या होगा, उसको मोमेंटम धीरे धीरे कम होगा और टाइम ज़्यादा लेगा। ओके, जिससे आपके हैंड पे मीन्स फील्डर के हैंड पे फोर्स कम लगेगा, ठीक, और फोर्स कम होगा तो उसे इंजरी भी कम से कम होगी। आई होप कि आप सब क्रिकेट देखते होंगे, तो जब आप क्रिकेट देखते हैं आप उसमें देखिए कि जब वो फील्डर होता है बॉल कैच करता है तो अपने हैंड को धीरे धीरे पीछे लेके जाता है बॉल के साथ साथ। दैट वाज ऑल बिकॉज बॉल बहुत फोर्स से आ रही होती है, तो उसको फोर्स धीरे धीरे कम करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने हैंड को पीछे लेके जाते हैं ताकि बॉल धीरे धीरे आए, उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो और आपके हैंड पे कम से कम इंजरी हो। ठीक है, ये केस आउट हो गया। या आपने देखा हो कि कभी कभी क्रिकेटर्स के हैंड पे या बैट्स बॉलर्स के हैंड पे या फील्डर्स के हैंड पे बैंडेज बनी हुई होती है। दैट वाज ऑल बिकॉज जब वो एकदम से बॉल कैच करते और हैंड्स को पीछे नहीं लेके जाते तो वहाँ पे वो इंजरी हो जाती है, क्योंकि उसका मोमेंटम एकदम से कम हुआ। जब मोमेंटम एकदम से कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको पेन होगा, आपको इंजरी हो जाएगी। Now the second question is, why does the fall on a hard concrete floor hurt more than a fall on a sandy surface? Before that मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने क्या किया, आप एक आप बेड पे हैं और आप एक टेबल पे हैं, ठीक है। अब आप बेड पे जंप मारिए और आप एक टेबल पे जंप मारिए, ठीक। दोनों में इंजरी कहाँ ज़्यादा होगी, दर्द कहाँ ज़्यादा होगा, बेड पे या आपकी टेबल पे? ऑब्वियसली टेबल पे। क्यों? बेड पे तो आपके बेसिकली आपके कुशन्स रखे हैं जैसे आप गद्दे बोलते हो, ठीक है। अब उस पर क्या है, वो फॉर्म है, वो फॉर्म क्या होती है, सॉफ्ट होती है, उसमें एयर फिल होती है। तो जैसे आप बेड के ऊपर जंप मारोगे, जंप मारने से क्या होगा, फॉर्म प्रेस हो जाएगी एंड धीरे 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 आपका फोर्स उसमें समा जाएगा, उसमें स्पॉन्ज में आ जाएगा। आपका स्पॉन्ज में आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मोमेंटम धीरे धीरे कम होगा एंड आप धीरे धीरे रिलैक्स कर जाओगे। आपको हार्ड नहीं होगा, आपको हर्ट नहीं होगा, आपको इंजरी नहीं होगी वहाँ पे। बट जैसे ही आप टेबल पे जंप मारोगे तो क्या होगा, टेबल हार्ड है, सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे वहाँ पे कोई एयर अवेलेबल नहीं है, एयर स्पॉन्ज नहीं है। तो जैसे आप टेबल पे जंप मारोगे तो आपका मोमेंटम एकदम से ज़ीरो हो जाएगा। जब मोमेंटम एकदम से ज़ीरो होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको इंजरी होगी, बिकॉज आपने अपनी इतनी बड़ी फोर्स जंप की जो थी एकदम से ज़ीरो कर दी। तो उसी के रिस्पेक्ट में सेम क्वेश्चन है आपका, वाई डज अ फॉल ऑन अ हार्ड कंक्रीट फ्लोर हर्ट मोर देन अ फॉल ऑन अ सैंडी सरफेस? क्यों? अब हार्ड कंक्रीट है, मीन्स मिट्टी का फ्लोर पूरा पक्का बना हुआ है, तो आप जब जंप मारोगे हाई स्पीड से तो आपने स्पीड एकदम से ज़ीरो कर दी। आपको दिख रहा है यहाँ पे नी वाले पोर्शन पे रेड कलर का डॉट लगाया हुआ है, दैट मीन्स कि आपने अपना मोमेंटम एकदम से ज़ीरो कर दिया। सो उस मोमेंटम को एकदम से ज़ीरो करने में आपको इंजरी हो गई। बट अगर हम क्या करते हैं, therefore the force exerted by the person on the floor is very high. Due to the reaction, the floor exerts equal force. फ्लोर ने भी इक्वल फोर्स लगाया, आपका एक्शन आगे की तरफ था जहाँ पे आपको इंजरी हो गई, बट फ्लोर ने भी अपना एक्शन लगाया, वो रिएक्शन में काउंट हो गया एंड जिसका रिएक्शन आपके नी को हर्ट हो गया, ठीक।
ऑन द अदर हैंड, अब देखिए सेकंड पार्ट में एक पर्सन है, सैंडी सरफेस पर है, धीरे धीरे देखिए उसका क्या हो रहा है। जब वो धीरे धीरे आया तो उसके सरफेस सिंक कर गया, मीन्स जो आपका सैंड था वो सरफेस में सिंक कर गया। अब सिंक करने से क्या होगा कि आपका मोमेंटम धीरे धीरे कम होएगा, और जब मोमेंटम धीरे धीरे कम होगा तो आपको इंजरी भी कम होगी। अब आप पिक्चर में जो नी वाला पोर्शन और हैंड की रिस्ट वाला पोर्शन है, वहाँ पर कुछ स्मॉल ब्लू कलर का कर्व दिख रहा है, दैट इज जो कि वो सरफेस सिंक कर गया एंड का आपका मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हुआ। जब मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हुआ तो आपको इंजरी भी कम हुई। एज अ रिजल्ट द फोर्स विद विच द पर्सन फॉल्स ऑन द सैंडी सरफेस इज स्मॉल, therefore a person falling on a sand surface does not get hurt badly. Okay, now how does a karate player break a pile of tiles or a slab of ice in a single blow? क्लास इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कि कराटे प्लेयर्स कैसे ब्रेक करते हैं एक पाइल को या एक स्लैब ऑफ आइस को। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बेसिकली आपकी कैलकुलेशन बेस्ड है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इनिशियल इज योर 5 एंड फाइनल इज योर 8 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 6 seconds. कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको वो निकालना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। मास ऑफ द बॉडी इज योर 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 8 मीटर पर सेकेंड थी, टाइम आपका 6 सेकेंड था। अब आपको क्या निकालता है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम निकालना था। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, MU करेंगे आप 100 इंटू 5। क्लास प्लीज़ रिमेंबर द SI यूनिट्स, अगर आपके SI यूनिट्स नहीं है तो आपको उसे SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ना अब आपने इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या किया, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट कम्स आउट टू बी 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम के लिए आप फाइनल वेलोसिटी इंटू मास करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 800 kg पर मीटर सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि आपको फोर्स निकालनी है दोनों की। ठीक, फोर्स का था चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ये पढ़ा था हमने। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन, हमने वो कर दिया। 800 माइनस 500 अपॉन में टाइम इज 6 सेकेंड, आप डिवाइड करेंगे 300 अपॉन में 6 आएगा। ठीक, डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 5050 न्यूटन की फोर्स लगी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इफ़ यू डोंट मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। यही वाला क्वेश्चन था आई थिंक, द मास ऑफ अ बॉडी, आई थिंक यही था, इज समटाइम्स टर्म, हाँ यही था, डैश इज समटाइम्स टर्न्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इनर्शिया, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, the mass of a body is a measure of its inertia, the mass of a body is a measure of its inertia, net force acting on a mass of 10 kg moving with a velocity of 4 meter per second। आपके पास टोटल फोर्स कितनी है, अगर 10 kg का मास है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कि वहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक, तो चेंज इन एक्सेलरेशन कुछ आया ही नहीं, तो वहाँ पे क्या हो गया, 0 न्यूटन हो गया। इम्पल्स हैज सेम यूनिट एज सोर्स ऑफ मोमेंटम, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके, डैश इज समटाइम्स टर्म्ड एज अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इनर्शिया, क्या होगा आपको यहाँ पे, मास, बिकॉज मास इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनर्शिया। ओके, नाउ फोर्स इज अ डैश और पुल विच टेंड्स टू चेंज, पुश और अ पुल। ओके, Newton's first law of motion provides a qualitative definition of inertia, नहीं सॉरी फोर्स। ठीक है, यहाँ पे फोर्स आएगा आपका क्योंकि वो फोर्स की डेफिनेशन देता है। इंटरनल फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ अ बॉडी, ये बात भी क्लियर है आपको। न्यूटन्स डिफाइन फोर्स, न्यूटन क्या डिफाइन करता है, एक सेकेंड,
The inertia of a body depends on mass and Newton's defines force. Newton's unbalanced defines force. नहीं क्लास, इसका आंसर है आपका एक सेकेंड क्लास, यहाँ पे आपका है मास एंड क्लास यहाँ पे ना बाय मिस्टेक उन्होंने न्यूटन्स पहले लिख दिया, यहाँ पे ब्लॉक में न्यूटन आना था आपका. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू and have a nice day. Please copy all the notes given in the video. Thank you.